हे एवरीवन, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे। हमने उसको डिस्कस करते हुए एक वर्ड यूज़ किया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आज हम इस लेक्चर में एक छोटा सा सेशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझेंगे, उसके विषय में जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस पे जाएंगे, उसके कुछ अस्तित्व की बात करेंगे और उसके महत्व की बात करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? हम हिंदी में इसको आचार संहिता कहते हैं। बेसिकली ये कुछ गाइडलाइंस का सेट है जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को रेगुलेट करने के लिए कि ड्यूरिंग इलेक्शन उनको क्या काम करना है अथवा क्या काम नहीं करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे कि आर्टिकल 324 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को भारत के संपूर्ण इलेक्शन कराने का जो जिम्मा सौंपा है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चले। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसी प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता है और निष्पक्षता वो बाधित ना हो, कि कोई व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए किसी प्रकार से लोगों को प्रभाव में लेकर अपने लिए वोट न डलवा ले, किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने से ना रोक पाए, किसी प्रकार से कोई सोशल वायलेशन ना हो, सोशल वायलेशन के केस में कोई चुनाव ना टल सके। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है और इलेक्शन कमीशन उसको चुनाव की घोषणा के साथ लागू करता है। तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब कहने का मतलब वैधानिक व्यवस्था नहीं है इसके साथ, लेकिन राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों को से अपेक्षा की जाती है कि चुनाव घोषणा पत्र, भाषणों और जुलूसों की सामग्री से लेकर सामान्य आचार आदि तक के मानदंडों का पालन करें। मतलब आपको अपने आचरण को भंग नहीं करना है, किसी प्रकार से आपको वायलेशन नहीं करना है, किसी को फोर्स नहीं करना है, एक हद से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पैसा खर्च नहीं करना है लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, और आपकी जो घोषणा पत्र है वो किसी प्रकार से भारत की अखंडता को, भारत के समानता के क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को भंग ना करे। ये जो है ये फोर्स में आया, मतलब ये शक्तियों में आया। तो ये जब भी हम जानते हैं कि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं कि आपके सो एंड सो इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, चालू हो जाता है, और जब तक इलेक्शन मतलब चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक ये इन्फोर्स रहता है, मतलब चलता रहता है। एक सी विजिल मोबाइल ऐप आया जो बेसिकली एक ऐसा ऐप है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। कहने का मतलब वहाँ से आप शिकायत कर सकते हैं और उसको संबंधित अधिकारी अपने संज्ञान में लेकर आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन बहुत सारे वैसे भी मैकेनिज़म्स और तरीके अपनाता है इस कोड को मेंटेन करने के लिए कि उसका वायलेशन ना हो, जिसमें से जॉइंट टास्क फोर्सेज होती हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मतलब प्रवर्तन एजेंसियां होती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स जनरली एक ऐसा लोगों का समूह होता है, ऑफिसर्स का, जो संबंधित क्षेत्र में जाके इन्वेस्टिगेट करता है। तो एक लेटेस्ट इंट्रोडक्शन किया गया सी विजिल मोबाइल ऐप का, थ्रू विच एन ऑडियो विजुअल एविडेंस ऑफ माल प्रैक्टिस कैन बी रिपोर्टेड। मतलब किसी भी प्रकार का दुर्भावना से जुड़े हुए ऑडियो विजुअल्स को एक सबूत की या सूचना के तौर पे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया लेंगे। ये एक तरीके से टाइम स्टैम्प का काम करता है कि वो जो भी एविडेंस बेस्ड प्रूफ हैं उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके प्रूफ को ये अपने साथ रखता है। जैसे कि खर्चे का जो वायलेशन है कि आपको सपोज़ कि 1 लाख रुपए खर्च करना है चुनाव में और आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो इन सब के जो भी लाइव वीडियोस फोटोज़ हैं और उस लोकेशन से जुड़े डाटा को आप शेयर कर सकते हो। मतलब ये किसी एक खास व्यक्ति को नहीं, एक लोकल सिटीजन भी इन सब कामों को कर सकता है, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। वहाँ पे संबंधित फ्लाइंग स्क्वाड जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा और मैटर को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपेगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फिर उसके ऊपर फर्दर डिसीजन लेगा और इस तरीके से जो सी विजिल ऐप है इसको हम इसके डाटा को हम एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के साथ शेयर कर सकते हैं। टेक्निकली इट डज़ नॉट हैव एनी लीगल इन्फोर्समेंट, मतलब ये किसी प्रकार की इसके साथ एक वैधानिक समर्थता नहीं है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत सारे आजकल जो रिसेंट टाइम है इलेक्शन कमीशन ने इनको दांत कह सकते हैं हम, शक्तियाँ और पावर्स दे दी हैं कि ये अपने आप जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो सके। हम देख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसी बहुत सारी विधियां हैं। इन्हीं के प्रावधानों को लागू करके और इन्हीं के माध्यम से हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता के कुछ प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो लीगल बैकिंग है
या संवैधानिक समर्थन हैं, शक्तियां हैं, वो उसके कुछ प्रावधान जो कि सिमिलर हैं, जो कि उन्हीं प्रावधानों के जैसे हैं, जैसे कि कुछ प्रावधान पाए जाते हैं भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में। तो ये व्यक्तिगत रूप से तो नहीं है किसी प्रकार का लीगल इन्फोर्समेंट, लेकिन इसको शक्तियाँ मिल जाती हैं इंडियन पीनल कोड से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से। और बात करते हैं तो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें कि अगर कोई व्यक्ति लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार का शराब या डाउरी नहीं, ब्राइब लोगों के बीच बांटता है कि वो उसको वोट करें या किसी व्यक्ति को किसी तरीके से वोट डालने से रोका जा सकता है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघन होगा और ये इंडियन पीनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के भी कहीं ना कहीं कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार इसको संज्ञान में लिया जाएगा और उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब 2013 में क्या हुआ कि एक स्टैंडिंग कमेटी थी, द स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इनने एक रिकमेंडेशन दी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली बाइंड कर दिया जाना चाहिए। इनका कहना था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जितने भी प्रावधान हैं वो अन्य दूसरे माध्यमों से या अन्य दूसरे जैसे इंडियन पीनल कोड हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया, इन सब के माध्यम से ऑलरेडी लागू हो रहा है। तो इनने कहा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का पार्ट बना देते हैं। तो मतलब क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत जो बाकी कुछ प्रावधान थे उनके साथ जुड़ के अपने आप को लीगली बाइंड, मतलब लीगली ना होते हुए भी बहुत सारे प्रावधान इसके लीगली बाइंड हो पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन का आर्गूमेंट था कि क्योंकि चुनाव को 45 दिन के भीतर, मतलब चुनाव की घोषणा के 45 दिन के भीतर कंप्लीट करना होता है और क्योंकि चुनाव प्रक्रिया एक समय में बंधी हुई है, टाइम बाउंड है और जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो जनरली ज़्यादा समय खाती हैं, तो हम इसको लीगली बाइंड नहीं कर सकते, मतलब ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। तो इस तरीके से हमने समझा कि रिसेंटली 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस की क्या रिकमेंडेशंस थी, इसको इनने क्यों तथ्य दिए कि इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डाल देना चाहिए और ऐसा क्यों है कि इसको इलेक्शन कमीशन ने लीगली बाइंड होने से रोका। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। सो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये शेयर आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है बाकी सबके लिए। साथ ही यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप यहाँ से इस सब टॉपिक की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे और जल्द ही अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ होऊंगा। धन्यवाद।